हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे क्लास 11th नीट के लिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नया टॉपिक, और वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो हम करने जा रहे हैं बच्चों यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट बच्चों, इसमें हमें पढ़ना है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक है, तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, देखिए फिजिकल क्वांटिटीज। देखो बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप फिजिकली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, दोज कैन बी मेजर्ड फिजिकली, लाइक लेंथ, मास, टाइम, एटसेट्रा। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटीज बच्चे दो तरीके से डिफाइन की जाती है, एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो देखिए पहला कौन सा होता है, फंडामेंटल। फंडामेंटल क्वांटिटीज fundamental quantities are those quantities which do not depend on other quantities, right? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज अपने आप में इंडिपेंडेंट होती हैं, राइट? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज का एग्जांपल क्या हो गया, जैसे लेंथ, यही सारे हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम, एटसेट्रा। ठीक है, तो बच्चों फंडामेंटल यूनिट क्या होंगी, फंडामेंटल units, those units which are used to measure the fundamental quantities are called fundamental units। ठीक है, तो बच्चे देखिए those units which are used, those units which are used to measure fundamental quantities are called fundamental units। ठीक है, सेकेंड टाइप का होता है बच्चे डिराइव्ड क्वांटिटीज। बच्चों डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, वो क्वांटिटीज जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में लिख सकते हैं, उनको डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है बच्चे इसका, जैसे फोर्स है बच्चे, मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम एटसेट्रा। ठीक है, तो डिराइव्ड यूनिट्स क्या हो जाएंगी, डिराइव्ड यूनिट्स those units which are used to measure derived quantities, those units which are used to measure derived quantities are called derived units। डिराइव्ड यूनिट्स, बिल्कुल सिंपल सा लैंग्वेज याद रखना है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज डिपेंडेंट होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को हम पढ़ रहे हैं, वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों,
कुछ बेसिक समझते हैं फिर आगे इसको बढ़ेंगे। हम जानते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा 10 मीटर, क्या लिखा 10 मीटर, हम जानते हैं बच्चे लेंथ है। तो इसमें देखिए ये हो गई क्वांटिटी, ये क्या हो गई क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ये कहलाता बच्चे न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये क्या है बच्चे यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी कैसे लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू कम करना चाहते हैं तो यूनिट की साइज बढ़ाना पड़ेगी, और अगर यूनिट की साइज छोटी करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी। जैसे अगर हम देखें कि लेंथ को हम बच्चे लिख रहे हैं 10 मीटर, सेंटीमीटर में लिखेंगे तो क्या करना पड़ेगा 10 इंटू 100, तो ये हो गया सेंटीमीटर, राइट। अगर हम बच्चे इसको मिलीमीटर में लिखेंगे तो क्या करना पड़ेगा 10 इंटू 1000, ये हो गया मिलीमीटर। तो आप देख सकते हैं यूनिट जैसे जैसे छोटी होती जा रही है ये न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होती जा रही है, ठीक है। तो बच्चों हम देखते हैं कि हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही यूनिट में यूज करते हैं। जैसे दो शहरों के, दो सिटीज के बीच की डिस्टेंस मेजर करना है तो हम उसको कभी भी सेंटीमीटर या मिलीमीटर में नहीं लिखते हैं, हम दो सिटीज की जो डिस्टेंस लिखते हैं वो किलोमीटर में लिखते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी कॉपी पर दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस लिखनी है तो हम कभी किलोमीटर में नहीं लिखते हैं, है ना। ऐसे बच्चों डिफरेंट स्टार्स या डिफरेंट प्लैनेट्स की जो डिस्टेंस होती है उसको हम जनरली किस में लिखते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में या लाइट ईयर में लिखते हैं, ठीक है। बड़ी यूनिट यूज करने से हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ये छोटी हो जाती है ना। तो बच्चों देखो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो Q है उसकी वैल्यू n इंटू यू हुई। तो अगर U छोटा होगा n बड़ा होगा, U बड़ा होगा n छोटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि n इंटू यू इक्वल हो गया कांस्टेंट, है ना। तो n इक्वल हो गया 1/u। बच्चों यहां से नीट में क्वेश्चन बनता है, तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, है ना। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि n1 u1 इक्वल होगा n2 u2, n1 u1 इक्वल टू n2 u2, ठीक है। अब देखिए बच्चों मैं आपको इसके आगे बता रहा हूं। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी डिफाइन की गई हैं, सिस्टम कौन कौन से डिफाइन किए गए हैं। देखिए सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जो है पहला हमारा चलता है एमकेएस सिस्टम, एमकेएस। दूसरा चलता है सीजीएस, तीसरा चलता है बच्चे एफपीएस, फिर चलता है एसआई, ठीक है, एसआई सिस्टम। क्लियर। एमकेएस ये होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड, और एसआई सिस्टम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है। एसआई सिस्टम बच्चे एमकेएस सिस्टम जैसा ही है, बट जैसे यहां मीटर, यहां क्या है बच्चे मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड, तो ये सिर्फ 3 क्वांटिटीज के लिए डिफाइन किया गया है, जबकि एसआई सिस्टम ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए डिफाइन किया गया है। इसका क्या है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसका क्या है फुट पाउंड एंड सेकेंड, ठीक है। अब हम इसको पढ़ेंगे, तो ऐसा ही सिस्टम में क्या क्या हमें देखना है ये देखते हैं बच्चों। देखो मीटर लेंथ की यूनिट है, किलोग्राम मास की यूनिट है, सेकेंड टाइम की यूनिट है, ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं आगे फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में लिख रहे हैं बच्चों हम। फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना।
सबसे पहले लिखते हैं बच्चों लेंथ, ठीक है, फिर लिखते हैं मास, फिर लिखते हैं टाइम, मास हो गया, टाइम हो गया, है ना। फिर लिखते हैं बच्चे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना। फिर लिखते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना। फिर लिखते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो हमने क्या क्या लिख दिया, लेंथ लिख दिया, मास लिख दिया, टाइम लिख दिया। देखो अच्छा इसमें क्या हो गया, अभी कौन सा रह गया, इसका यूज करते हैं बच्चे, क्या हो गया, इसको ऐसा ही यूनिट में बच्चे लिखते हैं मीटर, क्या लिखते हैं, मीटर। ये हो गया किलोग्राम, है ना। इसका हो गया सेकेंड, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हो गया बच्चे मोल, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी का हो गया कैंडेला, फिर इलेक्ट्रिक करंट का हो गया एम्पियर, फिर बच गया बच्चे सेवेंथ टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर, इसकी ऐसा यूनिट होती है केल्विन, है ना। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, मोल, कैंडला, एम्पियर, केल्विन। तो देखो बच्चों इसको लिखते हैं हम किससे, स्मॉल एम से शो करते हैं, इसको केजी से शो करते हैं, इसको सेकेंड से, मोल को बच्चे ऐसे लिख देते हैं MOL, इसको लिखते हैं CD, इसको लिखते हैं कैपिटल A, इसको लिखते हैं कैपिटल K। अगर कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे होती है तो जब उसका पूरा नाम लिखते हैं बच्चे तो फर्स्ट लेटर स्मॉल लिखा जाता है, जैसे एम्पियर और केल्विन में हमने फर्स्ट लेटर स्मॉल लिखा है ना। जबकि उसका सिंपल यूनिट लिखेंगे तो ये कैपिटल में होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों जब हम बात करेंगे डायमेंशंस की, किसकी बात करेंगे, डायमेंशंस की, है ना। तो इसका डायमेंशन लिखा जाता है बच्चे कैपिटल M, नहीं लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन आएगा बेटा कैपिटल L, इसका आता है कैपिटल M, इसका आता है कैपिटल T। सबसे ज्यादा यही यूज होते हैं, इसका MOL ही आ जाता है एज इट इज, ठीक है। इसका कैंडला का CD ही लिखते हैं, इसमें बच्चे एम्पियर ही लिखा जाता है और इसका केल्विन ही लिखा जाता है। कुछ बुक्स में बच्चे इसको थीटा से भी शो करते हैं, है ना। ये डायमेंशंस हैं जो कि डायमेंशन फॉर्मूला में यूज होंगे, तो आपको इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों अब हम पढ़ते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में, ठीक है। जैसे मैंने लिखा सबसे पहले फोर्स, तो बच्चे फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटी है ना। फोर्स इक्वल टू क्या होता है बच्चे, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो फोर्स को बच्चे देखो इसको लिख सकते हैं हम क्या, मास हो गया कितना, इसको हम MA लिखते हैं, तो ये होता है बेटा मास होता है kg, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स आया। अब देखो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतना ना लिखना पड़े इसलिए इसकी यूनिट लिख देते हैं न्यूटन, क्या लिख देते हैं, न्यूटन। तो हम लिख सकते हैं 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे क्या लिखा जा सकता है 1 न्यूटन, या फिर ऐसे 1 N से शो कर देंगे। तो ये क्या हो गई बच्चे, ये हो गई डिराइव्ड क्वांटिटी, क्लियर। अब देखिए कन्वर्जन करते हैं बच्चों। अच्छा कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स भी देख लेना, कैसे, जैसे बच्चों देखो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है 10⁻² मीटर। फिर बच्चे 1 मिलीमीटर इक्वल टू क्या होता है 10⁻³ मीटर। फिर
1 माइक्रोमीटर इक्वल टू क्या होगा 10⁻⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होगा 10⁻⁹ मीटर, 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू आएगा 10⁻10 मीटर, है ना। फिर आएगा 1 पिकोमीटर, यह आएगा 10⁻12 मीटर। फिर आएगा 1 फर्मी 10⁻15 मीटर। ये आपको इतना इंफॉर्मेशन होना चाहिए, है ना। और कुछ रिलेशन और, जैसे 1 नैनोमीटर और 1 एंगस्ट्रम में क्या रिलेशन होता है, ये कई जगह डायरेक्ट काम आ जाता है ना। तो अगर हम देखें तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रम के बराबर होगा। इसका हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली नैनोमीटर इंटू एंगस्ट्रम कन्वर्ट करने में, है ना। दूसरा बच्चे देखो, जैसे 1 किलो, 1 किलो मतलब 10⁻3, ठीक है। 1 मेगा या मिलियन 10⁻6, ठीक है। 1 गीगा 10⁻9, ठीक है। ये 3 क्वांटिटीज और पता होना चाहिए। क्लियर? गीगा के बाद आएगा टेरा, ठीक है। तो उस सब की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखिए बच्चों, हमें 2 यूनिट और पढ़नी है जिनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में बच्चों एक आती है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल बच्चे, इसकी ऐसा यूनिट है रेडियन, RAD से इसको हम शो कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल यूनिट है बच्चे, ये है ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट है डिग्री, प्रैक्टिकल यूनिट ये बच्चे डिग्री, है ना। दूसरा होता है बच्चे सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, ठीक है। प्लेन एंगल जो भी हम एक प्लेन में शो कर सकते हैं उसको प्लेन एंगल बोलते हैं। जैसे मान लो आपने सपोज ये लिया, है ना, ये थीटा है बच्चे, ये आर्क है, ये रेडियस हो गई आर। तो बच्चों थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, है ना। तो अगर इसको हम लिखें, सपोज इसकी वैल्यू x है, तो थीटा इक्वल टू आएगा x अपॉन आर। ये प्लेन एंगल हुआ। अब हमें डिफाइन करना है ऐसा यूनिट, है ना। तो देखो इफ x इक्वल टू अगर r हो, देन तब बच्चों थीटा इक्वल टू हो जाता है 1 रेडियन, प्लेन एंगल। तो 1 रेडियन एंगल बच्चे वो एंगल होता है जो कि वो आर्क बनाएगा जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 रेडियन, है ना। ऐसे जब हम 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो हम सॉलिड एंगल की यूज करते हैं, ठीक है। सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला होगा वो स्टेरेडियन होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो बेटा, हमने प्लेन एंगल कर लिया, सॉलिड एंगल कर लिया। अब आगे चलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले, है ना। डायमेंशनल फॉर्मूले, जैसे मान लो सबसे पहले हम देखें डिस्टेंस या लेंथ। कोई भी डिस्टेंस या लेंथ हो, इसकी यूनिट होती है मीटर और डायमेंशन फॉर्मूला होता है कैपिटल L। डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, कैपिटल L। तो देखो बेटा, जैसे लेंथ का क्या हो गया L, मास का ये सब मैंने लिखा दिया है, दोबारा नहीं लिखते हैं ना, सीधा सीधा डायमेंशन फॉर्मूले पे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं बच्चे वेलोसिटी, ये होता है चेंज इन पोजीशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट अपॉन
टाइम इंटरवल, है ना। ये हो जाएगा बच्चे L अपॉन टी, तो आएगा L t माइनस 1, या आप लिख सकते हो m पे इंडिपेंडेंट है तो m0 L t माइनस 1। ठीक है, दूसरा एक्सेलेरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो बच्चे क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख लेते हैं। तो वेलोसिटी का कितना आ गया है L t माइनस 1, टाइम का हो गया t, एक्सेलेरेशन का क्या आ जाएगा m0 L t माइनस 2। फिर देखते हैं बच्चे फोर्स, m इंटू ए होता है ना, तो क्या हो गया m और L t माइनस 2, कितना आ गया m L t माइनस 2। कोई भी चीज का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो। देखिए फोर्थ करते हैं बच्चे, जैसे हम करें मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको बोलते हैं बच्चे टॉर्क। क्या बोलते हैं, टॉर्क, राइट। तो टॉर्क होता है बच्चे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये है एम एल टी माइनस 2 इंटू एल, तो आ गया एम एल टू टी माइनस 2, राइट। अच्छा बच्चे, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो सकता है। जैसे वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला, वर्क और एनर्जी, वर्क और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, जो कि टॉर्क के बराबर होता है ml टू टी माइनस 2। किसी भी टाइप की एनर्जी हो, सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है, तो टू फिजिकल क्वांटिटीज जो अलग अलग हैं उनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो सकता है। अब देखो बच्चों, जैसे मान लो नेक्स्ट डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, है ना। हमें पता है कि F इक्वल होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, F है फोर्स, इसका आ गया m l t माइनस 2, G ये mm है तो बेटा ये हो गया m स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, है ना। तो कितना आ जाएगा G का, m टू द पावर माइनस 1, ये यहां आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, l टू द पावर 3 और t टू द पावर माइनस 2। आप हर एक क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। फिर देखो बच्चों, मैं लिख रहा हूं लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ये होता है बच्चे P इक्वल टू mv। अब चाहे लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन पूछा जाए या चेंज इन लीनियर मोमेंटम का, सेम डायमेंशन फॉर्मूला होगा, या गया एम एल टी माइनस 1। फिर करते बच्चों एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो बच्चे इसको जनरली कैपिटल L से शो करते हैं, ये होता है एम वी आर, तो इसको मैं एल डैश लिख देता हूं यहां पे, या फिर आर इंटू पी। तो बच्चे ये हो गया एम, ये हुआ एल टी माइनस 1 और ये हो गया एल, तो कितना हुआ एम एल टू टी माइनस 1। ठीक है, फिर देखें आगे, सपोज बच्चों हम आगे चलते हैं, कहां पे वर्क एनर्जी ये सब कर लिए, जी का कर लिया। हाँ, अब चलते बच्चे बेसिक सा एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहां बच्चा मिस्टेक कर देता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी ये होता है बेटा एम्पियर। क्या हो गया इसका, एम्पियर। अब देखिए अगर हम जाएं किस पे, चार्ज पे, चार्ज, तो बेटा Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। तो Q बराबर क्या होगा बेटा, ये हो गया एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, फिर करते हैं किसका, फिर करते हैं बच्चे कैपेसिटेंस। ये 12th में होता है बच्चे कैपेसिटेंस।
कैपिटल सी से इसको शो करते हैं, Q इक्वल्स टू सी वी। अब देखिए Q इक्वल्स टू सी वी है, तो जब तक आपको वोल्टेज का पता नहीं होगा तब तक आप सी का नहीं निकाल सकते हैं। तो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, देखो पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। तो देखो क्या हुआ, mL2T - 2, ये तो हो गया वर्क का, ठीक है। चार्ज का क्या हो गया, A इंटू टी। तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या आया, ये आ गया mL2T - 3 A - 1, ठीक है। अब हम कैपेसिटेंस का निकाल सकते हैं, कैसे आएगा बच्चों, Q की जगह हम क्या लिख देंगे, A इंटू टी, राइट, और यहां लिख देंगे C, ये हमारे पास है mL2T - 3 A - 1। तो कितना हो जाएगा, A कट जाएगा, C कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चे अपने पास m - 1 और L - 2 और T हो जाएगा T⁴ और क्या आएगा A⁴ 2, ठीक है। अब देखो बच्चों, जरूरी नहीं कि डायमेंशन फॉर्मूला आप मेरे हिसाब से ही निकालो, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। मैं एक और बात बताता हूं आपको, ठीक है। जैसे मान लो आपको पता है कैपेसिटर में, बच्चे 12th में पढ़ाया जाता है, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू हाफ ऑफ Q इंटू वी, ठीक है। अब हम जानते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला वो mL2T - 2, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, कोई भी नंबर है प्योर नंबर डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। और अच्छा यहां से V आएगा, है ना, चलो यहां मैं लिख देता हूं, कितना आ गया बच्चे, Q की जगह लिख देंगे A इंटू टी इंटू वी। तो V कितना आ गया, mL2T - 3 A - 1। देखो यहां से हमने V निकाला था, mL2T - 3 A - 1, यहां से V निकाल दिया। ऐसे बच्चों अगर हम लिखें U इक्वल्स टू हाफ ऑफ CV², तो देखो यहां से C का फॉर्मूला भी आ जाएगा, यहां क्या लिख देंगे mL2T - 2, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इंटू C कर दिया। V का स्क्वायर है बच्चों, तो देखो इन सब का स्क्वायर करेंगे हम, तो क्या आएगा m2L4T - 6 A - 2। अब इस तरफ जाएगा तो क्या दे देगा, C इक्वल्स टू देखो क्या आएगा m - 1, ठीक है, L - 2 T4 A2। देखो यहां से भी वही आया था, यहां से भी वही आया, तो आपको जो भी फॉर्मूला इजी लगे उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखो बच्चों, अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें किसका, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आप पढ़ेंगे फ्लूइड में, है ना, तो ये कैसे निकलता है बच्चों, हमारे पास स्टोक्स फोर्स होता है 6 पाई ईटा R इंटू वी। वी है बच्चे टर्मिनल वेलोसिटी, ये फोर्स है। अगर आपको ये फॉर्मूला दे दिया जाए तो आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। देखो यहां हम क्या लिखेंगे, mL2T - 2, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। यहां गया LT - 1, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ईटा इक्वल्स टू m और एक L कट गया, L - 1 T - 1, ठीक है। फिर देखिए प्रेशर क्या होता है बच्चे, फोर्स अपॉन एरिया, mLT - 2 अपॉन L2 कितना हो गया, mL - 1 T - 2, है ना। फिर देखते हैं सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन,
सरफेस टेंशन को बेटा कैपिटल एस से शो करते हैं या कैपिटल टी से शो करते हैं, ठीक है। ये होता है फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ, है ना। तो बेटा इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, mL_t-2 अपॉन L, क्या हो जाएगा, mL0t-2, है ना। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आप कर सकते हैं। कुछ फॉर्मूले बच्चों ट्रिक से याद किए जाते हैं, जैसे हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट c, तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है 1/√μ0 ε0। तो नीट में एक बार इसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछा गया था, तो हम बोल सकते हैं कि 1/μ0 ε0 का डायमेंशन फॉर्मूला स्पीड ऑफ लाइट है, दैट इज m0L_t-1, है ना। ये हो गया बेटा। ऐसे ही बच्चों अगर इसका उल्टा पूछा जाए तो वो भी हम कर लेंगे, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों अगर आपसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पूछा जाए, रेजिस्टेंस, तो हमें पता है V = क्या होता है, IR, ठीक है। अब देखिए V क्या है, अब हम R निकालेंगे, R = क्या आएगा, V/I। V क्या होता है बच्चे, वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। और I क्या होता है, I का तो हमारे पास पता होता है, हमें एम्पियर की टर्म में लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं I, है ना। तो हो गया W/I × Q, Q की जगह क्या लिख सकते हैं, I × T। देखिए क्या हो गया, mL2t-2 अपॉन एम्पियर, एम्पियर इंटू टाइम, क्या हो गया इसका, mL2t-3a-2, ये किसका आ गया, रेजिस्टेंस का, ठीक है। अब बच्चों अगर रेजिस्टिविटी का निकालना है तो हमें पता है R = क्या होता है, ρL/एरिया, ये बच्चे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना। तो रेजिस्टेंस का निकला है कितना, mL2t-3a-2, रो ये हो गया बच्चों L/L², है ना। तो रेजिस्टिविटी का क्या आ जाएगा, एक L कट गया, एक बच गया, mL3t-3a-2, ये रेजिस्टिविटी का आ गया। कंडक्टिविटी का चाहिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्या हो जाएगा, सिग्मा = 1/ρ, उल्टा कर देना, ठीक है। फिर देखो बच्चों एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, किसका, जैसे हमसे कहा गया R × C का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, तो बेटा R × C का डायमेंशन फॉर्मूला आपको डिराइव नहीं करना है, ये होता है बच्चे टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। RC सर्किट में आप पढ़ेंगे तो बेटा R × C का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m0L0t, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद जैसे हम बच्चे बात करें एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा = आप आगे पढ़ेंगे 1/√LC। यहां बच्चे L है इंडक्टेंस और C है कैपेसिटेंस, है ना। तो बच्चे ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको आप लिख सकते हो 2π/T। तो देखो 1/√LC का डायमेंशन फॉर्मूला किसके बराबर हुआ, ये हो बच्चे फ्रीक्वेंसी, दैट इज m0L0t-1, ठीक है। ऐसे बच्चों ऐसे बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूला है जो आपको याद नहीं करने हैं, डायरेक्ट इन ट्रिक्स से आप क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कि डायमेंशन फॉर्मूले का यूज क्या है, ठीक है।
अब देखो बेटा, जैसे आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो हम क्या याद रखेंगे कि भाई एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है थर्मल एनर्जी ऑफ गैस यू इक्वल्स टू, जैसे हमने कहा 1/2 kBT, यहां जो T है टेम्परेचर है। अब देखो इसका क्या आ जाएगा, mL2T-2, यहां लिख दिया kB। अब इसकी या तो आप केल्विन लिखेंगे या डिग्री लिख देंगे, थीटा, है ना। तो बच्चे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का क्या आ गया, mL2T-2 K-1, ठीक है। फिर करते हैं बच्चों स्टीफेंस कांस्टेंट। अब स्टीफेंस कांस्टेंट के लिए कहां से करें, हमें पता है जो पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी, ये होता है बच्चे सिग्मा A T⁴। अब यहां A जो है बच्चे वो है एरिया और T है टेम्परेचर और सिग्मा है स्टीफेंस कांस्टेंट। तो देखिए पावर क्या लिखते हैं, वर्क अपॉन टाइम, तो mL2T-2 अपॉन T, यहां सिग्मा, ये क्या हो गया L², ये हो गया केल्विन टू द पावर 4, ठीक है। तो यहां से सिग्मा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, देखिए L² से L² कट गया, है ना, ये आ गया m, L0 हो जाएगा L0, ठीक है। अब T टू द पावर -3 और K टू द पावर -4, ये किसका आ गया, स्टीफेंस कांस्टेंट का। तो बच्चों कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप धीरे धीरे सीख जाओगे वैल्यूज निकालना। अब देखिए एक डायमेंशन फॉर्मूला पूछा गया था, हाफ ऑफ एप्सिलॉन इंटू E² का डायमेंशन फॉर्मूला। अब E यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे करते हैं कि E का डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं, एप्सिलॉन का निकालते हैं, बहुत बड़ा हो जाता है। आप क्या करो बच्चे, एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर से आता बच्चे, है ना। तो आप क्या लिख सकते हो, ये हो गई एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो ये आ गया mL2T-2 अपॉन L³। तो बेटा क्या आएगा, mL-1T-2, ये आ गया हाफ ऑफ एप्सिलॉन E² का, है ना। ऐसे हाफ ऑफ Li² का कर सकते हैं, हाफ ऑफ CV² का कर सकते हैं आगे जाके, ठीक है। तो इतने डायमेंशन फॉर्मूला बच्चे सफिशिएंट है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम चीजें पढ़ेंगे उनके डायमेंशन फॉर्मूला डिराइव करते जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे कि डायमेंशन फॉर्मूले का यूज क्या है, ठीक है, यूनिट्स का यूज क्या है, यूनिट कन्वर्ट कैसे करते हैं, क्लियर। तो आज की क्लास बच्चों यही फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।